हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ज्योग्राफी जुनून डबल एफएमसी ज्योग्राफी जुनून के फैक्ट्स, फिगर्स एंड मीनिंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं प्रवाहित हो रही हैं और ये जलधाराएं किस तरीके से अटलांटिक के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा करंट्स ऑफ अटलांटिक ओशन। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहली जिस जलधारा की हम बात करते हैं, सबसे पहली हमारी जलधारा है दोस्तों नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यानी उत्तरी विषुवतीय प्रवाह या उत्तरी विषुवतीय जलधारा। ठीक है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट की हम बात करते हैं। देखिए, उत्तरी विषुवतीय जलधारा नाम से पता चल रहा है कि जो विषुवत के उत्तर में प्रवाहित हो रही है। ये कैसी जलधारा है? ये गर्म जलधारा है, पहली बात तो। दूसरा, ये कहां से प्रवाहित हो रही है? ये प्रवाहित होती है दोस्तों 0 डिग्री से लेकर के और 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में प्रवाहित हो रही है। यानी हमारे विषुवत से लेकर के और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच ये प्रवाहित हो रही है। और ये किधर प्रवाहित हो रही है? ये पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है। और पूर्व में कहां से प्रवाहित हो रही है? अफ्रीका के पश्चिमी तट से। ठीक है, अफ्रीका के पश्चिम तट से और दक्षिण अमेरिका जो है उसके पूर्वी तट पर तक प्रवाहित हो रही है। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट तक। ठीक है, ये तो इसकी कुछ सिंपल बातें हो गई। ठीक है, अब ये कैसे उत्पन्न हो रही है ये देखते हैं। देखिए, ये है हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। और ये कहां से जा रही है दोस्तों? ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट देखिए यहां से प्रवाहित हो रही है 0 डिग्री इसके उत्तर में। ये 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड माने तो यहां से। और ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है वो कहां से स्टार्ट हुआ? अफ्रीका के पश्चिमी तट से और दक्षिण अमेरिका के ये पूर्वी तट पर। ये क्या है हमारा? साउथ अमेरिका। ये क्या है हमारा? ये है हमारा अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, अब इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है ये समझिए। देखिए, इसकी उत्पत्ति के पीछे जो है वो 3-4 कारण है। सबसे पहला जो हम कारण देखें कि यहाँ पर हम जब देखते हैं कि जो विषुवत रेखा है, उस विषुवत रेखा पर अगर हम देखें तो इसके उत्तर में 30 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है और जो दक्षिण में जो 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है और ये हमारी 0 डिग्री विषुवत रेखा है। इनके बीच में कौन सी पवनें चल रही होती है? इनके बीच में चल रही होती हैं दोस्तों व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स या सनमार्गी पवनें। ठीक है, ये आपने क्लाइमेटोलॉजी में देखा होगा। तो ये व्यापारिक पवनें जो है दोस्तों ये आती हैं और जब इक्वेटर की तरफ ये चलती हैं तो इनके वजह से यहाँ पर जो पश्चिम में अफ्रीका के पश्चिमी तट पर जो गर्म जल हो रहा है, क्योंकि इक्वेटर रीजन है, उसको ये क्या करती हैं? अपने साथ प्रवाहित करके और यहाँ पर धक्का लगाने का काम करती हैं। कौन सी पवनें हैं ये? व्यापारिक पवनें। ठीक है, तो व्यापारिक पवनें जो हैं वो इसको धक्का लगाती हैं जल को और इसकी वजह से पश्चिम से और पूर्व से और पश्चिम की ओर चलने लगता है। पहला कारण तो ये है। दूसरा, आपने कोरियोलिस बल पढ़ा होगा। मैं भी आपको कोरियोलिस बल पढ़ा चुका हूं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिले वहां से आप पढ़ सकते हैं कोरियोलिस फोर्स को। कोरियोलिस बल क्या होता है? कोरियोलिस बल जो है वो एक विक्षेपी बल होता है जो पृथ्वी के अपनी अक्ष पे घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। और ये बल जो है इसकी वजह से चाहे जलधाराएं हों चाहे पवनें हों। ठीक है, जलधाराएं और पवनें दोनों अगर उत्तरी गोलार्ध में हम बात करें तो अपने दाईं ओर विस्थापित हो जाती हैं। ठीक है, और अगर हम दक्षिण गोलार्ध में बात करें तो ये अपने बाईं ओर विस्थापित हो जाती हैं। और ये उत्पन्न क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, ये जो पृथ्वी है हमारी, ये पृथ्वी अपनी अक्ष पर वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है। और पृथ्वी के घूर्णन की वजह से क्या होगा कि विषुवत रेखा पर पृथ्वी जो है उसका जो घूर्णन है, इसका जो घूर्णन है वो अधिकतम कहाँ होता है? घूर्णन अधिकतम होता है विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर। तो इस वजह से कि पृथ्वी इतनी तेजी से इक्वेटर पे घूम रही है कि इसके साथ साथ जो महासागरीय जल है, ये इक्वेटोरियल रीजन में जो जल है ये दोस्तों इसके साथ साथ घूम नहीं पाता है, पृथ्वी की गति का साथ नहीं दे पाता। और इस वजह से अगर पृथ्वी इस दिशा में घूम रही है तो ये पीछे की तरफ इस दिशा में जल पीछे हटता जाता है।
ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पूर्व से और पश्चिम की तरफ गति, पृथ्वी की गति किधर है, पृथ्वी की गति है पश्चिम से और पूर्व की तरफ, और जल किधर जाएगा, जल जो है वो अपोजिट साइड में चलेगा, पूर्व से और पश्चिम की तरफ गतिमान हो जाता है। और इसी वजह से नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है उसकी उत्पत्ति होती है। तो दो कारण मैंने आपको बता दिए। तीसरा कारण क्या है दोस्तों, कि उत्तर में से आ रही है एक ठंडी जलधारा, आ रही है कैनारी की जलधारा, और दक्षिण से आ रही है बेंगुएला की जलधारा। तो कैनारी और बेंगुएला की जलधारा जो है वो विषुवतीय क्षेत्रों में आकर के मिलती है, और यहाँ आकर के जो विषुवतीय क्षेत्रों में अफ्रीका के जो पश्चिमी तट पर जो जल जमा हो रखा है, इस जल को ये क्या करती हैं, धक्का लगाती हैं, पुश लगाती हैं। और इन तीनों फैक्टर्स की वजह से, इन तीनों कारकों की वजह से ये जल जो है वो पश्चिम से, पूर्व से पश्चिम की ओर, अफ्रीका के पश्चिमी तट से और साउथ अमेरिका के पूर्वी तट की ओर बात करें, या फिर इसको बात करें तो अटलांटिक के पूर्व से और अटलांटिक के पश्चिम की ओर, ठीक है। महासागर की अगर बात कर रहे हैं तो अटलांटिक के पूर्व से और अटलांटिक के पश्चिम की ओर। अगर तटीय क्षेत्रों की बात करें तो अफ्रीका के पश्चिमी तट से और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट की ओर प्रवाहित होने लगता है, ठीक है। अब ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है ये ऑब्वियसली गर्म जलधारा होगी। क्यों होगी, क्योंकि इक्वेटर रीजन जो है उसमें तापमान अधिक होता है, और अधिक तापमान की वजह से यहाँ पर जल जो है वो हमेशा गर्म रहता है। और आप लोगों को गर्म और ठंडी जलधारा के बारे में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी जलधारा इक्वेटर से और ध्रुवों की ओर चलेगी वो गर्म होगी, और जो जलधारा ध्रुवों से और इक्वेटर की ओर आएगी वो हमेशा ठंडी जलधारा होगी, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब देखिए हमारा पहला करंट कौन सा हो गया है, हमारा पहला करंट हो गया है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। और इसकी उत्पत्ति क्यों हुई इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, ठीक है। अब यहां से जो जल है, ये जो जल है दोस्तों, ये जल चल रहा है और ये आया दक्षिण अमेरिका की तरफ, और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के पास आकर के ये पूर्वी तट से टकराएगा, और पूर्वी तट के पास आकर के दोस्तों ये दो भागों में बट जाता है। ये जल जो है इसकी दो शाखाएं बट जाती हैं, और यहीं से हमारी दूसरी जलधारा की उत्पत्ति होती है जिसे बोला जाता है एंटिलिस करंट, ठीक है। एंटिलिस की जलधारा, ये एंटिलिस की जलधारा क्या है दोस्तों, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट द्वारा लाया गया जल जब दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के पास आया तो ये यहाँ पर डिफ्लेक्ट हुआ। पहली बात तो क्यों डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर कोरियलिस बल काम करने लगा, और कोरियलिस बल के कारण ये अपने दाईं ओर मुड़ेगा। कैसे मुड़ेगा, देखिए अगर इसकी दिशा ये थी तो अब इसका दायां का किधर हुआ, अगर हम इस तरफ फेस करके खड़े हैं, ये इधर तरफ, तो इसका दायां क्या हुआ, इस तरफ, ठीक है। तो ये ऐसे मुड़ने लगा। अब यहां पर आने के बाद जब ये एंटिलिस करंट ये चल रहा है तो ये यहां से चल के दोस्तों आएगा लगभग 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक। पहली बात तो ये कैसी जलधारा है, वही गर्म जलधारा है, ठीक है। और इधर क्यों मुड़ा ये दाईं ओर, दाईं ओर क्यों मुड़ता है, कोरियोलिस बल के कारण। कहां तक ये चलेगा दोस्तों, ये इक्वेटोरियल रीजन से स्टार्ट होकर के और लगभग 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक चलता है। कितना तक आता है, इक्वेटर से स्टार्ट होता है विषुवतीय क्षेत्र से और लगभग 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक ये चलता है। और कहां पर ये चल रहा है, देखिए ये क्या है हमारा, यहां पर है दोस्तों कैरिबियन सागर। कौन सा है, कैरेबियन सागर है यहाँ पर। और इस कैरेबियन सागर जो है इसमें अगर हम यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स की बात करें तो ये कौन से आइलैंड है, इसे बोला जाता है पश्चिमी द्वीप समूह। तो ये पश्चिमी जो द्वीप समूह है, जो वेस्टर्न आइलैंड्स है, इस पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्व में ये प्रवाहित होता है, के पूर्वी दिशा में, ठीक है। तो पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्व से ये पूरे क्या है, पश्चिमी द्वीप समूह के छोटे छोटे यहाँ पर आइलैंड है। इन पश्चिमी द्वीप समूह के आइलैंड के पूर्व से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक ये चल रही है, इसे बोला जाता है एंटिलिस करंट। और यहां पहुंचने के बाद 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर यह किससे मिल जाएगी, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर मिलेगी जो फ्लोरिडा करंट आ रहा है, ठीक है, फ्लोरिडा करंट जो है उससे मिल जाएगी।
फ्लोरिडा की जलधारा जो है उससे मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी जलधारा एंटिलीज की धारा। अब यहीं से हमारी तीसरी जलधारा निकल के आई है। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया एंटिलीज। इसके बाद हम बात करें तीसरी जलधारा की। ठीक है, तो तीसरी हमारी जलधारा जो है वो है दोस्तों फ्लोरिडा करंट। फ्लोरिडा की जलधारा, ये देखिए, अब जो ये जल आ रहा था इसकी एक शाखा तो एंटिलीज की जलधारा बन गई, ये चली गई। दूसरी जो है दोस्तों, ये जल जो है वो कैरेबियन सागर में पहुंचेगा और कैरेबियन सागर जो है इससे निकल करके ये यहाँ पहुंचेगा युक्टन चैनल पर। ठीक है, युक्टन चैनल पर। और युक्टन चैनल क्या है? युक्टन चैनल जो है वो देखिए यहाँ पर एक देश है, ये कौन सा देश है? क्यूबा। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है? ये है युक्टन पेनिनसुला। ठीक है, और युक्टन पेनिनसुला किसका है? मैक्सिको का। तो फ्लोरिडा की जलधारा कहां से उत्पन्न हो रही है? मैक्सिको के युक्टन पेनिनसुला से ये स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये जल यहाँ पहुंचा और यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ से इसको फ्लोरिडा की जलधारा कहेंगे। और युक्टन चैनल क्या है? जो युक्टन पेनिनसुला है और क्यूबा है, इसके बीच में एक पतली जो है बिल्कुल सकरा जलमार्ग जो है एक जल संधि की तरह है, इसे क्या बोला जाता है? युक्टन चैनल। तो ये यहाँ से दोस्तों किसको पार करेगा? युक्टन चैनल को क्रॉस करेगा ये। ठीक है, युक्टन चैनल को पार करेगा। और युक्टन चैनल क्या है? क्यूबा और युक्टन प्रायद्वीप जो है इसके बीच में एक सकरा जलमार्ग है। इसको क्रॉस करने के बाद ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में आएगा और गल्फ ऑफ मैक्सिको के बाद ये पहुंचेगा दोस्तों फ्लोरिडा पेनिनसुला तक। ठीक है, फ्लोरिडा पेनिनसुला कहाँ है? ये फ्लोरिडा पेनिनसुला है, ये देखिए, ये है फ्लोरिडा पेनिनसुला। ये फ्लोरिडा पेनिनसुला है और ये फ्लोरिडा पेनिनसुला अमेरिका के पूर्वी तट पर है। तो फ्लोरिडा पेनिनसुला तक पहुंचेगा पार कर, फिर ये पहुंचेगा फ्लोरिडा पेनिनसुला पर। ठीक है, फ्लोरिडा पेनिनसुला के बाद फिर ये और उत्तर में जब जाएंगे तो 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पर इसमें कौन सी जलधारा के मिल गई? एंटिलीज की जलधारा। कहाँ मिली? 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पर फ्लोरिडा करंट से मिल गई। ठीक है, और यहाँ पहुंचने के बाद जब 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पर ये फ्लोरिडा करंट से मिलेगी, इसके बाद दोस्तों ये और थोड़ा उत्तर में जाएगी और ये पहुंचेगी केप हैट्रस तक। ठीक है, तो अफ्रीका के जो अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका, इसके पूर्वी तट पर क्या है? केप हैट्रस। ठीक है, केप हैटेरस तक पहुंचेगी दोस्तों ये। ठीक है, केप हैटेरस तक ये पहुंचेगी और केप हैटेरस तक पहुंचने की वजह से इसका अगर पूरा कोर्स देखें तो युक्टन चैनल से और केप हैटेरस तक ये पाई जाती है। इसे फ्लोरिडा की गर्म जलधारा कहते हैं। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी तीसरी जलधारा जो कि युक्टन चैनल से स्टार्ट हो रही है, युक्टन पेनिनसुला से स्टार्ट होकर के और गल्फ ऑफ मैक्सिको को क्रॉस कर रही है, फ्लोरिडा पेनिनसुला को क्रॉस कर रही है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, फ्लोरिडा पेनिनसुला, उसके बाद केप हैट्रस तक जा रही है, हैट्रस अंतरीप तक जा रही है जो कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर है। यहां तक पहुंचने में इसे फ्लोरिडा करंट कहेंगे। यहां से आगे दोस्तों हमारी चौथी जो जलधारा है उसकी उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, हालांकि इसे ये फ्लोरिडा करंट जो है इसको और एंटिलीज जो करंट है इसको भी हमारी चौथी जलधारा का ही भाग माना जाता है, मगर इनको सेपरेट आप देखें तो ये एक तरीके से ब्रांच है। और वास्तव में जो जलधारा है, जो हमारी चौथी जलधारा है, जो हमारी गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, ये गल्फ स्ट्रीम का ही एंटिलीज और फ्लोरिडा की जो धारा है इसको गल्फ स्ट्रीम का ही भाग माना जाता है, मगर वास्तव में गल्फ स्ट्रीम जो है उसकी अगर शुरुआत मानी जाए तो वो स्टार्ट होती है केप हैट्रस से। तो कहां से स्टार्ट होती है? पहली बात तो कैसी है? ये वही गर्म जलधारा है। ठीक है, और ये कहां से स्टार्ट हो रही है? केप हैटेरस से। केप हैट्रस, हैट्रस प्रायद्वीप जो हमारा अंतरिप है ये यहाँ से स्टार्ट होती है और ये स्टार्ट होकर के दोस्तों जो यहाँ से जो फ्लोरिडा की जलधारा आ रही थी इसका ही ये आगे की तरफ बढ़ा हुआ रूप होती है, क्योंकि इसमें एंटिलीज और फ्लोरिडा दोनों मिलकर के आगे बढ़ती हैं।
ठीक है। इसके बाद केप हैटरस से स्टार्ट होकर के और फिर मान लीजिए पहुंची, सबसे पहले पहुंची 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर। सबसे पहले 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर पहुंची। जब 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर ये पहुंच जाएगी तो अब देखिए, हमने जो देखी थी कि एक तो यहाँ विषुवतीय पेटी होती है, इसके उत्तर में हमारे क्या होता है 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर कौन सी होती है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। और यहाँ से कौन सी पवनें चल रही थी, यहाँ से चल रही थी व्यापारिक पवनें। अब इससे उत्तर में अगर हम जाएंगे तो लगभग 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच क्या होती है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी होती है। और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से और 65 डिग्री यानी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की तरफ जो पवनें चलती हैं, ये कौन सी पवनें होती हैं, इन्हें पछुआ पवनें या पश्चिमी पवनें या फिर इनको वेस्टर्लीज कहते हैं। ठीक है। और ये किधर चलती हैं, ये चलती हैं दोस्तों साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में। ठीक है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में इधर पछुआ पवनों के प्रभाव में ये जलधारा आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ कहाँ आ जाएगी, पछुआ पवनों के प्रभाव में। दूसरा फोर्स क्या होता है यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर कोरियोलिस बल भी लग रहा है। ठीक है, तो कोरियोलिस बल के प्रभाव में ये जलधारा जो है वो अपने किधर मुड़ेगी, राइट साइड में, दाईं ओर मुड़ेगी, राइट हैंड साइड मिलेगी कि नहीं। कैसे जा रही थी हमारी फ्लोरिडा की धारा, यहाँ से गल्फ स्ट्रीम की धारा, ये पहले फ्लोरिडा की धारा आई, फिर ये गल्फ स्ट्रीम की धारा आई। ठीक है, ऐसे चल रही थी। अब ये अपने राइट साइड में मुड़ेगी तो किधर मुड़ेगी, इस तरफ मुड़ेगी, इस तरफ मुड़ेगी। ठीक है, तो दो बल, कोरियोलिस बल और जो पछुआ पवनें हैं उनके प्रभाव में आकर के 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर आकर ये गल्फ स्ट्रीम अपने पूर्व दिशा की ओर मुड़ने लगती है। ठीक है, 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर। इसके बाद अगर बात करें तो 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से इसका जल जो है वो कुछ जल उत्तर की ओर जाता है, पूरी नहीं मुड़ती है ये, और यहां से फिर ये आगे पहुंचती है 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर। और 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर पहुंचने के बाद दोस्तों यहां पर ये पहुंचेगी, कहां पहुंचेगी, यहां पर न्यू फाउंडलैंड एक द्वीप है। न्यू फाउंडलैंड द्वीप कहां पर है, कनाडा में। ठीक है, तो कनाडा के पूर्वी तट पर एक द्वीप है न्यू फाउंडलैंड। यहां पर ये किससे मिलेगी, न्यू फाउंडलैंड में ये लेब्राडोर की ठंडी धारा यहां पर मिलेगी। लेब्राडोर करंट आएगा, उस लेब्राडोर करंट से मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर ये मिलती है लेब्राडोर करंट से, किसके पास, न्यू फाउंडलैंड के पूर्वी तट के पास। और यहां पर पहुंचने के बाद 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और साथ में हम बात करें तो 45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर। ठीक है, 45 डिग्री पूर्वी देशांतर और 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पहुंचकर दोस्तों ये किधर हो जाएगी, ये पूर्व की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, अब ये यहां से 45 डिग्री पे जहां न्यू फाउंडलैंड के पास पहुंच गई, वहां तक आते आते 40 से और 45 डिग्री के बीच में ये पूरी की पूरी पूर्व की ओर मुड़ने लगती है। अब यहां पर अब हमारी अगली एक जलधारा जो आ जाती है उसको अभी डिस्कशन कर लेते हैं। हमारी पांचवी जो जलधारा आ जाती है वो आती है लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, लेब्राडोर करंट। अब ये लेब्राडोर की जो जलधारा है ये कैसी जलधारा है, ये ठंडी है। और ठंडी क्यों है ये जलधारा, क्योंकि ये कहां से आ रही है, ये आ रही है अटलांटिक महासागर से। कहां से आ रही है, अटलांटिक महासागर से। और अटलांटिक महासागर किधर है, उत्तरी ध्रुव की ओर है। और ध्रुवीय क्षेत्रों से जो भी जलधाराएं आएंगी वो कैसी होंगी, ठंडी जलधाराएं होंगी। तो लेब्राडोर की ठंडी जो जलधारा है वो दोस्तों यहां से आ रही है अटलांटिक से, और अटलांटिक से आएगी कनाडा के उत्तर से आके, और एक कहां पर आएगी, ये सबसे पहले आएगी दोस्तों बैफिन की खाड़ी में। कहां आएगी, बैफिन की खाड़ी। अब बैफिन की खाड़ी कहां पर है, बैफिन की खाड़ी है, ये पूरा क्या है, ग्रीनलैंड, और ये क्या है, कनाडा। कनाडा और ग्रीनलैंड के यहां बीच में क्या है, बैफिन की खाड़ी है। बैफिन की खाड़ी के बाद ये दोस्तों आएगी डेविस जल संधि को पार करेगी, डेविस जल संधि, डेविस स्ट्रेट को पार करेगी।
और डेविस स्ट्रेट कहाँ है? डेविस स्ट्रेट ये ग्रीनलैंड है और ये कनाडा का लेब्राडोर पेनिनसुला है। इस लेब्राडोर और कनाडा के बीच में यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर है डेविस स्ट्रेट। ठीक है, तो ये फिर डेविस जल संधि को पार करेगी और डेविस जल संधि को पार करके ये पहुंच जाएगी 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर। डेविस जल संधि के बाद पहुंचेगी ये 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर। कौन सी? लेब्राडोर की ठंडी जलधारा। यहाँ पहुंचने के बाद जब ये गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा से मिलेगी तो दोनों की मिलने की वजह से टेम्परेचर इन्वर्जन होगा, तापीय व्युत्क्रमण होगा, प्रतिलोमन होगा और इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर कोहरा धुंध जैसा पूरा वातावरण हो जाता है। साथ में यहाँ पर जो दोनों जलधाराएं मिल रही हैं इसकी वजह से मत्स्य उद्योग भी बहुत अच्छे से विकसित होता है। यहाँ पर फिशरीज जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे से चलता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मछलियों के उत्पत्ति के लिए बहुत अच्छा जगह होती है मछली पालन के लिए। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा क्या होता है कि जो लेब्राडोर की ठंडी धारा है ये जब उत्तर से आ रही है तो अपने साथ साथ बहुत आइसबर्ग्स को भी लेकर आती है, बड़े बड़े हिमखंड लेकर आती है। जब वो लेब्राडोर कोस्ट के पास आकर के पहुंचते हैं, न्यूफाउंडलैंड के पास पहुंचते हैं तो यहाँ पर जो जहाज जा रहे होते हैं, जलीय जहाज होते हैं, उन जहाजों की विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है क्योंकि पहली बात तो कोहरा है, तो कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है। ऊपर से यहाँ पर आइसबर्ग हैं, बड़े बड़े हिमखंड है, तो उनसे टकराने से यहाँ पर जहाजों को नुकसान भी होता है। आप ये याद रखिए। कौन सी धारा मिल रही है? गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की धारा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे लेब्राडोर की ठंडी धारा हो गई और गल्फ स्ट्रीम हो गई। और इसका तटीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव हुआ कि यहाँ पर फिशरीज का बहुत अच्छा बिजनेस होता है। दूसरा क्या है कि जो ये गल्फ स्ट्रीम है दोस्तों ये गर्म जलधारा है और इस गर्म जलधारा की वजह से जब ये 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक पहुंचती है तो ये यहाँ पर जो उत्तरी अमेरिका है, इस उत्तरी अमेरिका के जो पूर्वी कोस्ट, जो कनाडा के जो तटीय क्षेत्र हैं जहाँ पर सर्दी होती है तो वहां पर ये इसको थोड़ा सा गर्म रखते हैं। ठीक है, यहाँ के वातावरण को गर्म रखते हैं ये। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ये जो बंदरगाह वगैरह हैं वो खुले रहते हैं, बर्फ जमती नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारी जो गल्फ स्ट्रीम है इसी का आगे हम बढ़ा हुआ भाग देखते हैं कि गल्फ स्ट्रीम में हमें आगे और कौन कौन सी शाखाएं देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम हमारी 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और कहां पे हमारी जो गल्फ स्ट्रीम थी वो कहां थी? 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 45 डिग्री ही पूर्वी देशांतर पर ये किधर मुड़ गई? पूर्व में मुड़ गई। ठीक है, किसके प्रभाव में मुड़ गई? ये पूरी की पूरी मुड़ी है पछुआ पौनों के प्रभाव में और कोरियलिस बल के प्रभाव में। अब यहां से दोस्तों ये कई शाखाओं में बट जाएगी। ठीक है, एक शाखा जो है इसकी वो सबसे पहले एक शाखा जो है वो ग्रीनलैंड जो है इसके पूर्व की ओर जाने लगेगी। ठीक है, तो अगली जो हमारी जलधारा है वो है ग्रीनलैंड की जलधारा। ठीक है, इसको ग्रीनलैंड एक छोटी जलधारा है, ग्रीनलैंड जलधारा। ये ग्रीनलैंड जलधारा किधर जाती है? ग्रीनलैंड के पूर्व की ओर चलती है। ठीक है, पूर्व में जाएगी। कैसी जलधारा है ये? गर्म जलधारा है। किसका पार्ट है? गल्फ स्ट्रीम का ही पार्ट है और गल्फ स्ट्रीम का पार्ट होने की वजह से गर्म जलधारा है। और ये यहां आकर के दोस्तों ईस्ट ग्रीनलैंड एक करंट आ रही है, ठंडी जलधारा जो अटलांटिक से आ रही है उससे मिलती है। तो ये ग्रीनलैंड है, इस ग्रीनलैंड के पूर्व में ये हमारी यहां से जा रही है ग्रीनलैंड की जलधारा और ये उत्तर से आ रही है दोस्तों ईस्ट ग्रीनलैंड की जलधारा। ठीक है, तो ये यहां करके किससे मिलेगी? ईस्ट ग्रीनलैंड, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा से ईस्ट ग्रीनलैंड की कोल्ड करंट जो है, ईस्ट ग्रीनलैंड का कैसा करंट है? कोल्ड करंट है, उससे मिलती है। एक ब्रांच तो इसकी ये हो गई। ठीक है, ग्रीनलैंड धारा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपली छोटी सी जलधारा है। इसके बाद एक और जलधारा आती है दोस्तों, इसका नाम है इरमिंगर की जलधारा, इरमिंगर करंट। कौन सी है? इरमिंगर जलधारा। ये इरमिंगर जलधारा क्या है? देखिए, यही जलधारा जो है, जो गल्फ स्ट्रीम है, इसका कुछ भाग जो है वो कहां तक जा रहा है? यहां पर हमारे जो देखिए आइसलैंड है, ये आइसलैंड है ये। ठीक है, ये एक छोटा द्वीप है आइसलैंड। ठीक है, तो ये पहुंचती है दोस्तों आइसलैंड के दक्षिण तक।
ठीक है। तो इरमिंगर करंट किसका पार्ट है? गल्फ स्ट्रीम का पार्ट है। कहाँ जा रहा है? आइसलैंड के दक्षिण तक। ये हमारी है इरमिंगर की जलधारा, इरमिंगर करंट है और ये किधर जा रहा है? आइसलैंड के दक्षिण तक चल रही है और एक गल्फ स्ट्रीम का ही पार्ट है, ठीक है। तो इरमिंगर जलधारा याद रखिए, आइसलैंड के दक्षिण तक चलती है, गल्फ स्ट्रीम का पार्ट है, बस क्लियर, इतना ही रखना है। इसके बाद हम बात करें तो इसकी जो दो बड़ी ब्रांचेज है गल्फ स्ट्रीम की, उसकी पहली ब्रांच जो है वो है दोस्तों वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। क्या है? वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। तो ग्रीनलैंड की जलधारा और इरमिंगर जलधारा तो बहुत छोटी जलधाराएं हैं, दोनों गर्म जलधाराएं हैं, गल्फ स्ट्रीम से निकल रही हैं। इसके बाद दो बड़ी ब्रांचेज इसकी आती हैं, जिसमें पहला आता है दोस्तों, इसे बोला जाता है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ठीक है। इसको वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है इसको बोला जाता है पश्चिमी पवन प्रवाह, पश्चिमी पवन प्रवाह, ठीक है। और ये जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है ये किसका बढ़ा हुआ भाग है? गल्फ स्ट्रीम का ही बढ़ा हुआ भाग है। और इसमें जो है पछुआ पवनों के प्रभाव में और कोरियलिस बल के प्रभाव में अब ये गल्फ स्ट्रीम जो है वो पूर्व की ओर मुड़ करके और यूरोप की तरफ चलने लगती है। किधर चलेगी है? पूर्व की ओर मुड़कर पूर्व की ओर गल्फ स्ट्रीम का ही भाग है। किधर चलेगी है? यूरोप की ओर चलेगी। किधर चलेगी? यूरोप की ओर। कैसी जलधारा होगी? है गर्म जलधारा होगी, ठीक है दोस्तों। अब ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है वो यहां से आगे बढ़ रही है। इसके साथ साथ एक शाखा जो है वो उत्तर में चली जाती है। किधर चली जा रही है? उत्तर में चली जा रही है, ठीक है। और इसको बोला जाता है दोस्तों, जो उत्तर में जा रही है इसको बोला जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। और ये दोनों कैसी हैं? गर्म जलधाराएं हैं, दोनों ही गर्म है। अब देखिए जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है वो तो आ रही है यूरोप के पश्चिमी तटों की तरफ, ठीक है। किधर आ रही है ये? यूरोप के पश्चिमी तट की तरफ। और जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ये किधर जा रही है? ये जा रही है यूरोप के उत्तर की ओर, ठीक है। तो ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है दोस्तों ये किधर जा रहा है? यूरोप के उत्तर की ओर आता है और ये यहां पर इंग्लैंड और साथ में आगे की तरफ जो उत्तरी सागर है, नॉर्थ सी है, इसकी तरफ आता है। और यहाँ पर दोस्तों जो इंग्लैंड जो है, यहाँ के आसपास के जो बंदरगाह है, इस पर ये गर्म जलधारा जब पहुंचती है तो यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ पर जो सर्दी का जो मौसम होता है, जब सर्दी होती है तो सर्दी से बड़ी राहत मिलती है। और इसकी वजह से यहाँ पर जो बंदरगाह है वो वर्ष भर खुले रहते हैं। किसकी वजह से? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की वजह से यूके के जो बंदरगाह हैं वो खुले रहेंगे। इससे आगे पहुंचने पर दोस्तों इसी को, जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, इसी को अगर आगे हम बात करें तो इसे बोला जाता है नॉर्वेजियन करंट। क्या बोला जाता है इसको? नॉर्वेजियन करंट या नॉर्वे की जलधारा। क्या बोला जाता है इसको? नॉर्वेजियन करंट या नॉर्वे की जलधारा। क्यों कहते हैं? क्योंकि यही जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ये आगे नॉर्वे देश तक पहुंचती है। नॉर्वे जो सबसे उत्तर में जो है, सबसे उत्तर में जो स्थलीय भाग यहां पर जो आ रहा है यूरोप का, यहां तक ये पहुंच रही है। और ये नॉर्वे तक पहुंचने के कारण इसको नॉर्वेजियन करंट कहते हैं। तो गल्फ स्ट्रीम का ही पार्ट है। एक पार्ट हमने पढ़ा गल्फ स्ट्रीम का, जो हमारा ग्रीनलैंड जो करंट था, एक हमारा इरमिंगर करंट, एक वेस्ट विंड ड्रिफ्ट चल रहा था जो पश्चिमी यूरोप की ओर चलेगा, और एक नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट चल रहा था जो यूके के तटों पे आएगा और इसके अलावा नॉर्थ सी से होता हुआ ये नॉर्वेजियन करंट के रूप में नॉर्वे तक पहुंचता है। और इसकी वजह से जो उत्तरी जो यूरोप है, यूरोप के जो उत्तरी भाग है, यहाँ पर बहुत अच्छे से गर्म जलधारा पहुंचने की वजह से सर्दी का एहसास कम होता है। गर्म जलधारा पहुंचने से वहाँ का जो बंदरगाह हैं वहाँ पर बर्फ नहीं जमती, वहाँ पर सागरीय जल गर्म रहता है, तो वर्ष भर यहाँ पर आवागमन के लिए ये खुले रह पाते हैं।
ये यूज है इसका, तटीय क्षेत्रों में क्या यूज है इसका, नॉर्वेजियन करंट का, क्योंकि यहाँ पर जो है जब गर्म जलधारा आएगी तो उसके साथ साथ जो पछुआ पवनें चल रही है, यहाँ पे कौन सी पवनें चल रही हैं, पछुआ पवनें चल रही है, और ये पछुआ पवनें यहाँ की गर्मी को तटीय क्षेत्रों तक ले जाती है, इसलिए तटीय क्षेत्रों पर मौसम जो है वो अच्छा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह तो उत्तरी जो यूरोप है उसके जो तटीय क्षेत्र है वो तो इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसके बाद जो हम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट की बात कर रहे थे, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आकर के दोस्तों ये आगे आकर के टकराता है, कहां पर आता है, ये आता है दोस्तों बे ऑफ बिस्के में। कहां पहुंचती है ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है, ये आगे पहुंचती है बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी तक पहुंचती है। इसकी एक शाखा बे ऑफ बिस्के में पहुंचती है और इसको बोला जाता है रेनेल की जलधारा। क्या बोला जाता है, रेनेल की जलधारा बोला जाता है, जो बे ऑफ बिस्के में पहुंच रही है, बिस्के की खाड़ी में पहुंचती है, इसे हम नाम देते हैं रेनेल की जलधारा। ठीक है, तो अगली जलधारा कौन सी आ गई हमारी, अगली जलधारा आ गई रेनेल की जलधारा। क्या पहुंच रही है, बे ऑफ बिस्के। और बे ऑफ बिस्के कहां है, ये क्या है, ये है स्पेन, और ये क्या है, फ्रांस है। और फ्रांस और स्पेन जो है उसके बीच में यहाँ पर क्या है, बिस्के की खाड़ी है। तो फ्रांस और स्पेन जो है इसके उत्तरी तटों को गर्म करती है। ये क्या करती है, फ्रांस व स्पेन के उत्तरी तटों को गर्म करती है। ठीक है, तो यहां पर भी वही प्रभाव हो रहा है, यहाँ पे सर्दी की ऋतु जो है उसमें काफी गर्मी का एहसास होता है। तो स्पेन और फ्रांस के जो उत्तरी तट हैं इनको कौन प्रभावित कर रही है, रेनेल की धारा। इसके बाद अगर हम देखें दोस्तों तो इसकी एक शाखा जो है वो इधर भूमध्य सागर की तरफ भी प्रवेश कर रही है, कुछ मात्रा में तो किधर आ रही है, भूमध्य सागर में आ गई है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जिब्राल्टर की जल संधि है। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है उसको पार करके और कुछ मात्रा में तो ये जो है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है वो भूमध्य सागर में प्रवेश कर जाएगी। और यहां से दोस्तों ये अब आकर के जो स्पेन का जो तट है, ये स्पेन के तटीय भाग से टकराई और टकराने के बाद ये दक्षिण की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, स्पेन के तटीय भागों से टकरा करके ये दक्षिण की ओर मुड़ेगी और अब फिर से किस जल धारा के प्रभाव में आ जाएगी, ये फिर से ये जो है यहां से व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहीं से हमें हमारी अगली जलधारा मिलेगी। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट का जो आगे बढ़ा हुआ रूप है, तो आगे बढ़ा हुआ भाग है, यहां पर हमें जलधारा मिलती है, इसका नाम है कैनेरी की जलधारा। ठीक है, ये कौन सी है, कैनेरी करंट है। और कैनेरी की करंट का जलधारा कहां से चालू होती है, स्पेन तट से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, कहां से, स्पेन तट से टकराकर स्टार्ट हो रहा है। और कैसी जलधारा है ये दोस्तों, ये ठंडी जलधारा है। याद रखिए कैनेरी की जलधारा ठंडी जलधारा है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों से विषुवतीय क्षेत्रों की ओर आती है, तो ये ठंडा जल लेकर के आती है, तो ये ठंडी जलधारा है कैनेरी की जलधारा। और ये क्यों नाम दिया है कैनेरी, क्योंकि यहाँ पर कौन से आइलैंड है, ये अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास यहाँ पर है कैनेरी आइलैंड, छोटे छोटे यहाँ पर आइलैंड है, कैनेरी आइलैंड से। इन कैनेरी आइलैंड की वजह से यहाँ पर कैनेरी करंट नाम दिया गया है इसको। और ये ठंडी जलधारा है और स्पेन तट से टकरा करके और किसके प्रभाव में आ गई है, ये व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आ गई है ये। ठीक है, और व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर ये किधर से किधर चलती है, व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर के उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। और इसीलिए इसको ठंडी जलधारा भी कहते हैं, क्योंकि उत्तर का ठंडा जल लेकर के दक्षिण की ओर आती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई कैनेरी की जलधारा। तो इस तरह से उत्तरी अटलांटिक की जो है वो सारी जलधाराएं हमने देख ली। हमने नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट देखा, इसका एक ब्रांच एंटिलीज करंट देखा, कैरेबियन सागर से जो जल गया वो आगे फ्लोरिडा करंट में चेंज हो गया, फ्लोरिडा करंट और एंटिलीज करंट मिलके आगे बढ़े केप ऑफ किससे, केप हैट्रस से। इससे जब आगे बढ़े तो गल्फ स्ट्रीम उत्तर में लैब्राडोर से मिल गई।
ठीक है, 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर। और यहाँ पर आगे बढ़ी तो यहाँ पर ग्रीनलैंड करंट, इरमिंगर करंट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गया। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आके नॉर्वेजियन करंट में बदल गया और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आगे रेनेल की जलधारा के रूप में बे ऑफ बिस्के में आई और यहाँ पर स्पेन तट से टकरा करके और ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट दक्षिण में मुड़ा, पश्चिमी जो व्यापारिक पवनें जो है व्यापारिक पवनों के प्रवाह में आया और ये कैनरी करंट के रूप में विषुवत जो है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इससे आकर के मिल जाता है और यही नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को एक पुश प्रदान करता है जिससे यहाँ का गर्म जल पश्चिम की ओर चलने लगता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो एक पूरा यहाँ पर एक जो प्रतिचक्रवातीय रूप से एक जो पूरा गायर बन रहा है, ठीक है, ये ऐसे देखिए यहाँ पर बन रहा है। इधर से तो आ रही है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इधर से गल्फ स्ट्रीम आ रही है, इधर से वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आ रही है और इधर कैनरी करंट आ रही है, ठीक है। ये कैनरी करंट, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल या एंटिलीज करंट और इधर से गल्फ स्ट्रीम और इधर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, इनके बीच में दोस्तों यहाँ पर एक हाई प्रेशर वाला क्या बन जाता है, प्रति चक्रवातीय स्थिति बन जाती है। प्रति चक्रवात क्या होता है, एंटी साइक्लोनिक जो कंडीशन होती है दोस्तों, ये जब हम नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये जो एंटी साइक्लोन है, ये एंटी साइक्लोन जो है वो घड़ी की सुई की दिशा में होता है। कैसा होता है, क्लॉकवाइज होता है। घड़ी की सुई की दिशा में जो है वो पवन प्रवाह होता है। तो यहाँ पर उसी तरह घड़ी की सुई की दिशा में ही यहाँ पर जल धाराओं का प्रवाह हो रहा है। ये कौन सी है, ये है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। यहाँ पर कौन सा है, गल्फ स्ट्रीम। यहाँ से कौन सा है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। और इधर कौन सा आ रहा है, कैनरी करंट, ठीक है। इनके बीच में दोस्तों यहाँ पर जो गायर बनता है वो एक एडी के रूप में होता है, एक प्रति चक्रवात, एडी नहीं होता, प्रति चक्रवात के रूप में होता है। और यहाँ पर एक हाई प्रेशर का क्षेत्र होता है और कैसा होता है, प्रति चक्रवातीय गति होती है। इसको दोस्तों यहाँ पर जो है इसको बोला जाता है सब ट्रॉपिकल नॉर्थ अटलांटिक गायर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको सब ट्रॉपिकल नॉर्थ अटलांटिक गायर कहते हैं। यहीं पर ये रिलेवेंट है इसलिए बता देता हूं, सब ट्रॉपिकल नॉर्थ अटलांटिक गायर बोलते हैं इसको। और इसकी के जो बीचों बीच जो यहाँ पर एक जो सागरीय भाग है, उस सागरीय भाग में जो बहुत ज्यादा स्थिर दशाएं उत्पन्न हो जाती है। प्रति चक्रवात जब भी होगा तो वहां पर कोई मौसमी विक्षोभ, कोई भी वर्षा या किसी भी प्रकार का की देखें तो मौसमी हलचल नहीं होती है प्रति चक्रवात की जब भी दशा होगी। और प्रति चक्रवात की दशा में क्या होता है, हाई प्रेशर सेंटर में होता है। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत स्थिर दशाओं की वजह से एक बहुत स्थिर जल का भाग होता है। ये सब ट्रॉपिक नॉर्थ अटलांटिक गायर है और इसे बोला जाता है दोस्तों सारगैसो सागर। क्या बोला जाता है, सारगैसो सागर पाया जाता है। यहाँ पर कहां पर पाया जाता है, इस रीजन में सारगैसो सागर पाया जाता है। और इसको सारगैसो सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सारगैसम घास पाई जाती है, सरगैसम इसमें घास पाई जाती है, ठीक है, इसलिए इसको सारगैसो सागर कहते हैं, ठीक है। और ये कैसा सागर है, ये बहुत ही स्थिर और शांत जल सागर होता है, स्थिर और शांत सागरीय भाग होता है क्योंकि सब ट्रॉपिकल नॉर्थ अटलांटिक गायर से बना है। इसे सारगैसो सागर कहते हैं क्योंकि इसमें सारगैसम घास पाई जाती है। इसके बाद ये हमारा जो नॉर्थ का जो अटलांटिक का पार्ट था ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब हम दक्षिण अटलांटिक की बात करते हैं कि दक्षिण अटलांटिक में हमें कौन कौन सी करंट देखने को मिलते हैं। तो देखिए दक्षिण अटलांटिक में भी हमारा वही है साउथ इक्वेटोरियल करंट। क्यों उत्पन्न हुआ, जिस कारण से नॉर्थ इक्वेटोरियल हुआ उसी से साउथ इक्वेटोरियल करंट हुआ। कहां से स्टार्ट होता है, ये भी दोस्तों लगभग 0 डिग्री से स्टार्ट होकर के और 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक होता है। ये तो कितने तक था, नॉर्थ इक्वेटोरियल का 10 तक, ये 20 तक होता है। और ये ज्यादा विस्तृत होता है, ज्यादा चौड़ा होता है और ज्यादा प्रभावी होता है, ज्यादा स्थिर होता है। क्यों होता है, क्योंकि दक्षिणी भाग में हम देखें तो दक्षिणी भाग में जल की जो मात्रा है, जलीय भाग जो है ज्यादा है और अटलांटिक ज्यादा खुला हुआ महासागर है, ठीक है। तो इस वजह से ये ज्यादा विस्तृत होता है। वो ही कारण है इसकी उत्पत्ति के जो उत्तरी अटलांटिक के थे, उत्तरी अटलांटिक करंट के थे। अब साउथ इक्वेटोरियल करंट जब यहां से आगे बढ़ रहा है दोस्तों, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने के बाद जब ये पहुंचेगा यहाँ पर, जब पश्चिमी
जो दक्षिण अमेरिका का जो पूर्वी तट है, इस दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर पहुंचेगा और इसे कहते हैं केप साओ रॉक। ठीक है, और साओ रॉक अंतरिक्ष से आकर के ये टकराता है। ठीक है, और सबसे पहले हम बात करें साउथ इक्वेटोरियल करंट की, तो ये कहां पहुंचा? ये पहुंचा केप साओ रॉक। ठीक है, और कैसा है ये? गर्म जलधारा है। कहां से प्रवाहित हो रही है ये? पूर्व से पश्चिम की ओर, वही सब है। पूर्व में कहां से? पश्चिम अफ्रीका से पूर्वी दक्षिण अमेरिका तक। ठीक है, अफ्रीका के पश्चिम तट से दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट तक चला गर्म जली। अब ये केप साओ रॉक पे आकर के दोस्तों यहां पर आकर ये दो जलधाराओं में विभाजित हो जाएगा। ये दो भागों में बटेगा। एक जो भाग है वो तो उत्तर की ओर चली जाएगी, केप साओ रॉक पे टकरा के ये उत्तर की ओर टकराएगी और ये उत्तर की ओर जाके यहाँ पर है त्रिनिदाद एंड टोबैको। ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैको, यहाँ टोबैको एक छोटा आइलैंड है, इसके पास पहुंच करके और ये जो इधर से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जा रहा था उससे मिल जाएगा। कहां पे मिलेगी? पहली वाली ब्रांच कहां मिलेगी? त्रिनिदाद एंड टोबैगो के पास नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से मिल जाएगी। ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैगो के पास नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से मिल जाएगा इसका पहला भाग जो उत्तर में गया। इसका जो दूसरा भाग है दोस्तों वो यहाँ पर दक्षिण की ओर मुड़ेगा। ठीक है, और क्यों मुड़ेगा? यहाँ पर ये जो मुड़ेगा वो कोरियोलिस बल के प्रभाव में भी मुड़ेगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पर कौन सी पवनें चल रही हैं? व्यापारिक पवनें चल रही हैं, तो व्यापारिक पवनों के प्रभाव में मुड़ेगा। और जो कोरियोलिस बल है, जान लीजिए इसकी दिशा ये थी, तो कोरियोलिस बल के प्रभाव में किधर मुड़ेगा? अपने लेफ्ट साइड में, बाईं ओर। इधर जब जा रहा है तो इसके लेफ्ट में मुड़ गया तो बाईं ओर मुड़ेगा। दूसरा, यहाँ पर कौन सी पवनें चल रही हैं? इक्वेटर रीजन से इस तरफ चल रही हैं व्यापारिक पवनें। तो इन दोनों के प्रभाव में जिस तरीके से हमारे यहाँ पर एंटिलीज करंट मुड़ रहा था, यहाँ से फ्लोरिडा करंट चल रहा था, वैसे ही यहाँ से एक और करंट चलता है दोस्तों, और इसका नाम दिया जाता है, जो दूसरा जो यहाँ पे बट रहा है इसको बोला जाता है ब्राजीलियन करंट, ब्राजील करंट। ठीक है, ब्राजील की जलधारा, ये देखिए ब्राजील करंट है। ठीक है दोस्तों, और ये कैसा करंट है? ये भी है गर्म जलधारा है। ठीक है, किसके प्रभाव में मुड़ा, किसके प्रभाव में बना, ये देख लिया। और ये दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के साथ साथ दक्षिण की ओर पहुंचता है, और ये पहुंचता है लगभग 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक। तो अब इसकी सिमिलरिटी अगर देखें तो किससे है? ब्राजील करंट की सिमिलरिटी किससे है? गल्फ स्ट्रीम से है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा थी और ये उत्तर की ओर चल रही थी। ये ब्राजील करंट जो है ये भी गर्म जलधारा है, ये दक्षिण की ओर जा रहा है। दोनों पे क्या प्रभाव लगा है? दोनों पे कोरियोलिस बल और व्यापारिक पवनों का प्रभाव लगा है। तो दोनों ही कहां पहुंच रहे हैं? लगभग 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर पहुंच रहे हैं। 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यहाँ पर पहुंच करके दोस्तों 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे जब पहुंचता है तो यहाँ पर इसको एक ठंडी जलधारा मिलती है जिसका नाम है फॉकलैंड करंट। क्या है? फॉकलैंड की ठंडी धारा। ये कहां से आ रही है? ये आ रही है ग्रीनलैंड के सागरीय भाग से। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्राजील करंट है वो कहां पहुंचा? ये विषुवतीय क्षेत्र के बाद से दक्षिण की ओर मुड़ के 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर पहुंचा, और यहां पहुंचने के बाद उसको मिलता है दोस्तों फॉकलैंड करंट। फॉकलैंड की ठंडी जलधारा मिलती है। तो अब थोड़ा सा आप पहले फॉकलैंड की जलधारा के बारे में बात करें तो फॉकलैंड की जलधारा कैसी है? फॉकलैंड की जलधारा जो है वो है ठंडी जलधारा है। कहां से आ रही है ये दोस्तों? ये आ रही है अंटार्कटिका से। कहां से आ रही है? अंटार्कटिका से आ रही है। ठंडी जलधारा है, अंटार्कटिका से आ रही है, फॉकलैंड की जलधारा है, और ये यहाँ आकर के कुछ वैसी ही स्थिति उत्पन्न करता है। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये फॉकलैंड है, एक आइलैंड है फॉकलैंड। ठीक है, तो ये फॉकलैंड आइलैंड पे आकर के वैसी ही दशाएं उत्पन्न करेगा लगभग जैसी यहाँ पर हमें न्यूफाउंडलैंड के पास मिल रही थी। तो फॉकलैंड और न्यूफाउंडलैंड के दोनों के पास समान स्थितियां उत्पन्न हो रही है। इधर तो मिल रही है फॉकलैंड और ब्राजील धारा, इधर गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की धारा। क्लियर है? अगर देखा जाए तो दोनों एक जैसी ही धाराएं हैं। यहाँ दोस्तों जब ये फॉकलैंड की जलधारा से मिलेगा, इसके बाद ये ब्राजील करंट जो है
फॉकलैंड की जलधारा सिर्फ इतना याद रखना है कि ठंडी जलधारा है, अंटार्कटिका से आ रही है और कहाँ आकर के मिल रही है, 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये भी आप देख सकते हैं कि कभी कभी ये जो है वो 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक पहुंच जाता है कभी कभी। ठीक है, तो फॉकलैंड की जो ठंडी जलधारा है वो कभी कभी और उत्तर में बढ़ करके और यहां तक लगभग 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक भी पहुंचती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो ब्राजील का करंट है, ये ब्राजील करंट दोस्तों अब 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर आने के बाद इसके साथ भी वही होगा जो गल्फ स्ट्रीम के साथ हुआ था। गल्फ स्ट्रीम के साथ हुआ था वैसा ही यहां होगा और ये पहुंचेगी 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर आकर के जो ब्राजील करंट है, अब यहां पर कौन सी पवनों का प्रवाह होगा, ब्राजील करंट जो है वो वापस अपने बाईं ओर मुड़ेगा। किसके प्रभाव में मुड़ेगा, कोरियोलिस बल। ठीक है, कोरियोलिस बल का प्रभाव होगा। कोरियोलिस बल जो है वो विश्व से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो कोरियोलिस बल की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, तो कोरियोलिस बल जो है उसके प्रभाव में यहाँ पर कौन सी पवने हैं, पछुआ पवने हैं, वेस्टर्लीज हैं, पछुआ पवने वेस्टर्लीज जो है इनके प्रभाव में आ जाएगी और यहां आने के बाद ये पूर्व की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, और पूर्व की ओर मुड़ने के बाद ये यहां से जब पूर्व की ओर मुड़ेगा तो पूर्व की ओर मुड़ने के बाद ये आगे कहलाएगा दोस्तों वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहलाएगा। ठीक है, पश्चिमी पवन प्रवाह, जैसे उत्तरी अटलांटिक में था वैसे ही दक्षिणी अटलांटिक में पश्चिमी पवन प्रवाह होगा, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट होगा। ये देखिए ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, यहां से ये 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे आने के बाद इस तरफ मुड़ा और ये पश्चिमी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट होगा। यहाँ पर साथ में क्योंकि ये ठंडा जलधारा है इसलिए ये अंटार्कटिक सरकम पोलर करंट भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक सरकम पोलर, क्योंकि अंटार्कटिका का जो ठंडा जल है वो भी इसके साथ प्रवाहित होता है, इसे अंटार्कटिक सरकम पोलर करंट कहेंगे। और अंटार्कटिक सरकम पोलर के साथ जो ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, जो पश्चिमी पवन प्रवाह जो आ रहा है दोस्तों, ये पश्चिमी पवन प्रवाह जो है वो आएगा कहां से, पश्चिमी पवन प्रवाह जो है वो 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास से स्टार्ट हुआ और आकर के ये अफ्रीका जो है उसके, अफ्रीका कौन सा, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर आएगा, ये पश्चिमी तट पर, सॉरी दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर आएगा। ये प्यार ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट या अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट आएगा। यहां आने के बाद दोस्तों ये वापस क्या होगा, वापस ये जो है वो अपने बाईं तरफ मुड़ेगा, क्योंकि ये किससे टकराएगा, यहाँ पर क्या है, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका जो है इसके पश्चिमी तट पर टकराकर ये उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगेगा और इसे बोला जाएगा बेंगुएला करंट। ठीक है, अब अगली जलधारा कौन सी आ रही है हमारी, बेंगुएला की ठंडी जलधारा। अगली जलधारा कौन सी है, अगली जलधारा है हमारी बेंगुएला करंट। ठीक है, बेंगुएला की ठंडी जलधारा। और ये ठंडी क्यों है, क्योंकि अंटार्कटिका का जल ला रही है, अंटार्कटिका के जल को किधर लाके जा रही है, ये विषुवतीय क्षेत्रों की ओर। तो कैसी जलधारा है ये, पहली बात तो ठंडी जलधारा है। कहां से प्रवाहित हो रही है, दक्षिण अफ्रीका से, और ये विषुवत की ओर आ रही है। ठीक है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही है। ठीक है, और ये ठंडी जलधारा जो है उसका नाम बेंगुएला करंट इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर देखिए एक देश है अंगोला, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कौन सा देश है, अंगोला, और अंगोला देश के अंदर यहाँ पर एक सिटी है तटीय क्षेत्र में, इसका नाम है बेंगुएला सिटी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बेंगुएला सिटी है एक, इस बेंगुएला सिटी की वजह से इसका नाम बेंगुएला करंट पड़ा है। अंगोला देश है यहाँ पर, अंगोला देश के पास यहाँ पर ये बेंगुएला सिटी की वजह से इसका नाम बेंगुएला करंट है। तो ये आपको याद रखना इजी होगा, अंगोला में बेंगुएला सिटी है, बेंगुएला सिटी की वजह से इसका नाम बेंगुएला करंट पड़ा। और ये जब विषुवतीय क्षेत्रों में यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ पहुंचने के बाद दोस्तों ये फिर से वही काम करेगी, जैसे कनारी करंट कर रहा था ठंडी जलधारा, वैसे बेंगुएला की ठंडी जलधारा यहाँ पर जो विषुवतीय क्षेत्र में
अफ्रीका के पश्चिमी तट पर जो जल जमा है वेस्टर्न कोस्ट के जल को पश्चिम की ओर प्रवाहित करेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह एक और जलधारा हमने देख ली, बेंगुला करंट। अब यहाँ पर जो है एक और इंपॉर्टेंट जलधारा है जो हमें देखने को मिलती है, इसका नाम है दोस्तों काउंटर इक्वेटोरियल करंट। इसका नाम है काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट यानी प्रतिविश्वतीय जलधारा। प्रतिविश्वतीय जलधारा यानी विश्वतीय जलधारा के अपोजिट, किसके है ये? अपोजिट किसके जलधारा के? अपोजिट टू इक्वेटोरियल करंट। अब इक्वेटोरियल करंट किधर जा रहा था? इक्वेटोरियल करंट जो है वो यहां पर क्या है? यहां पर ईस्ट है, ईस्टर्न साइड से और वेस्टर्न साइड की ओर जा रहा था। ठीक है, और जो प्रतिविश्वतीय धारा है वो वेस्टर्न साइड से और ईस्टर्न साइड के साथ आती है। और ये क्यों आ रही है ये देखिए, यहाँ का जितना भी जल है जो ईस्टर्न साइड का यानी अफ्रीका के पश्चिमी तट का जो यहाँ जल है, ये जल सारा किधर चला गया? दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट की ओर यानी वेस्टर्न साइड चला गया। अब यहाँ जाने की वजह से क्या है, ये सारा का सारा जो जल है वो यहाँ आकर के जमा हो गया है। और इसके जमा होने की वजह से दोस्तों, जब इतना सारा जल जो जमा हो गया है, इसकी वजह से एक बहुत यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ा एक ग्रेडियंट विकसित हो गया है। यहाँ बहुत सारा ऐसे गर्म जल आकर के इकट्ठा हो गया है। अब यहाँ पर तो जल हो गया है ज्यादा और यहाँ पर जल जो है वो हो गया है कम। ठीक है, तो यहाँ पर हाई ग्रेडियंट हो गया है, उच्च जल राशि है, यहाँ पर निम्न जल राशि है। इस वजह से ये जो है क्यों हुआ है? क्योंकि दक्षिण अमेरिकी तट पर क्या हो गया है? उच्च जल राशि। दक्षिण अमेरिकी तट पर उच्च जल राशि, सारा जल वहां जाके इकट्ठा हो गया है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि एक ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा, एक ढाल विकसित हो जाएगा। किधर से? दक्षिण अमेरिका से और अफ्रीका की ओर ग्रेडियंट विकसित हो जाएगा, एक ढाल विकसित हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से जो यहाँ का जो जल है वो इक्वेटोरियल करंट के बीचों बीच भाग से, दोनों ओर के जो नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट है, इनके बीच से ये करंट, ये जो जल है वो वापस अफ्रीकी तट की ओर आने लगेगा। इस तरह से आएगा, इस तरफ, इस तरफ। और ये दो दोस्तों, ये अमेरिकी भाग जो है इसकी तरफ तो ये ज्यादा विकसित होता नहीं है, मगर ये अफ्रीकी भाग के पास यहाँ पर कहां पे आएगा? ये आखिर का इकट्ठा हो जाएगा गिनी की खाड़ी के पास। गल्फ ऑफ गिनिया जो है, गल्फ ऑफ गिनिया, गल्फ ऑफ गिनिया के पास यहां आकर के इकट्ठा होगा। ठीक है, इसलिए इसको दोस्तों, इसको गिनी की जलधारा भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसे? गिनी की जलधारा भी कहा जाता है। ठीक है, गिनी की जलधारा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है वो गिनी तट की ओर आ रहा है, गिनी की खाड़ी है यहाँ पर, तो उसकी तरफ ये ज्यादा विकसित रूप में दिखाई देता है। ज्यादा विकसित रूप में इसलिए दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर जल कम है, यहाँ पर तो जल के फ्लो का ज्यादा पता नहीं चलेगा क्योंकि जल की राशि वैसे ही ज्यादा है, ग्रेडियंट इधर ज्यादा है, यानी इसका ढाल जो है वो यहाँ पर आकर तीव्र ढाल हो जाता है। इस तीव्र ढाल की वजह से यहाँ पर इसका जल का जो फ्लो है वो तेज दिखाई देता है, इसलिए अफ्रीकी तट के पास इसको गिनी की जलधारा के नाम से जाना जाता है, जिसे काउंटर इक्वेटोरियल करंट, प्रति विश्वतीय जलधारा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने सारी जलधाराएं जो है वो अटलांटिक कोस्ट की पढ़ ली हैं। आप इनका जो नाम याद रखेंगे, मैंने आपको इनका पूरा जो एक रास्ता है वो बता दिया है कि कैसे कैसे है। अब इस कहानी को आपको याद रखना है, नाम आसानी से याद हो जाएंगे आपको। और ज्यादातर जो नाम याद रखने हैं वो आप लोकेशंस को याद रखिए। फ्लोरिडा के पास है तो फ्लोरिडा की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम है तो क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास से निकले तो गल्फ स्ट्रीम है। ठीक है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इसलिए वेस्ट टू ईस्ट चल रही है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। नॉर्थ अटलांटिक नॉर्थ में जाएगी, कैनरी की जलधारा कैनरी आइलैंड के पास आएगी, ठंडी जलधारा। बेंगुला की जलधारा, क्योंकि बेंगुला सिटी है इसलिए बेंगुला की जलधारा। ठीक है, ब्राजीलियन करंट ब्राजील के पास है तो ब्राजीलियन करंट। और क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा विषुवत रेखा की, कौन सी अटलांटिक की जलधारा है, कौन सी प्रशांत की जलधारा है, क्वेश्चन ऐसे आता है। या फिर क्वेश्चन ऐसा आता है कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है।
ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना बड़ा आसान होगा अगर आप ये पैटर्न याद रखते हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा अटलांटिक महासागर की जलधाराएं और उसका तटीय क्षेत्रों में क्या क्या प्रभाव था वो क्लियर हो गया। यहाँ मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया, सार्गेसो या सरगेसम सागर, जिसे बोला जाता है सब ट्रॉपिकल नॉर्थ अटलांटिक गायर। सेम ऐसे गायर दक्षिण में भी बनता है, ठीक है, ठीक ऐसा ही बन रहा है दक्षिण में, इसे बोला जाता है साउथ अटलांटिक सब ट्रॉपिकल साउथ अटलांटिक गायर। यहाँ भी सब ट्रॉपिकल था, ठीक है, यहाँ भी सब उपोष्ण कटिबंधीय यहाँ भी था और यहाँ भी उपोष्ण कटिबंधीय ही है, बस यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक गायर है और यहाँ पर दक्षिण अटलांटिक का गायर है और यहाँ पर भी वही दशाएं बन रही है, प्रतिचक्रवातीय दशाएं बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये ऐसे प्रवाह हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में यानी वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज हो रही है और जो प्रतिचक्रवात होते हैं उनकी दक्षिणी जो गोलार्ध है इसमें जो घूर्णन होता है वो कैसा होता है? घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होता है। उत्तरी गोलार्ध में कैसा होता है? घड़ी की सुई की दिशा में। यहाँ कैसे हो रहा था? ऐसे हो रहा था, सॉरी, यहाँ कैसे हो रहा था? ऐसे हो रहा था। बीच में क्या होता है? यहाँ हाई प्रेशर जोन होता है, ऐसे ही यहाँ पर भी होता है, ठीक है। तो ये होता है सब ट्रॉपिकल साउथ अटलांटिक गायर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको अब इसके बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा। सारे जो मैंने जितने भी जलधाराएं थी वो बता दी हैं और आपको उसके प्रभाव बता दिए हैं। सबके नाम याद रखिए और साथ में आप इनका मार्ग याद रखिए और इनकी लोकेशन याद रखेंगे तो नाम इजीली याद रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।